हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद होगा सब मस्त होंगे और सर्दियों में अपनी पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में सिविल सोसाइटी के बारे में बात की थी। सिविल सोसाइटी क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इसके टाइप के विषय में हमने बात की थी। और मैंने पिछली वीडियो में कहा था आपको कि जो तीन सिविल सोसाइटी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ, प्रेशर ग्रुप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके लिए हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सिविल सोसाइटी के विषय में बात करेंगे। और मेनली हम आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड ही कई सारी बातें हैं। सारी बातों की आज चर्चा करेंगे। तो मे भी आज हम सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में ही पढ़े, लेकिन कम्प्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे, चीजों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं आज के विषय में। आज के टॉपिक में हमारा जो टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप है। ठीक है, इसके बारे में हम कंप्लीटली पढ़ेंगे डिटेल से, कई चीजों को कनेक्ट कर कर भी पढ़ेंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसे हिंदी में कहें तो स्वयं सहायता समूह। क्या होता है ये? तो क्या है ये? तो ये एक सिविल सोसाइटी है। ये क्या है? एक सिविल समाज है। सिविल समाज के विषय में हम पढ़ चुके हैं पहले। अगर आपने वो पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए। सिविल सोसाइटी क्या है, यूट्यूब पर टाइप कीजिए लक्ष्य विजन सिविल सोसाइटी, तो वीडियो आ जाएगी, वहां पर देखना। आप सबसे पहले सिविल सोसाइटी का मतलब समझना। ये क्या है? सिविल समाज है जो सरकार एवं परिवार से अलग होता है। सरकार और परिवार से अलग। ठीक है, सिविल सोसाइटी सरकार एवं परिवार से अलग वो संस्था समूह होता है जो समाज कल्याण के लिए कार्य करता है उदारवादी तरीके से। हमने पिछली वीडियो में बात की थी। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, कोई इसमें एक शब्द आया ग्रुप, मतलब इस समूह होता है। ये क्या होता है? 10 से 15 महिलाओं का एक समूह होता है, याद रखना हमेशा। 10 से 15 फीमेल्स का ये ग्रुप होता है। ठीक है, और ये कौन सी फीमेल रहेगी? जो बीपीएल हो, बिलो पॉवर्टी लाइन हो, जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे हो, उन महिलाओं का समूह रहता है ये। क्या ये सिर्फ महिलाओं के आधार पर ही रह सकता है? तो नहीं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वो महिला, मेल के आधार पर भी, और जो अदर ट्रांसजेंडर होते हैं उनके आधार पर भी बनाया जा सकता है। लेकिन इसकी अधिकतर जो सफलताएं हैं वो हमने फीमेल के आधार पर देखी है। जैसे फिलीपींस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, इत्यादि कंट्रियों में इनकी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो अधिकतर जो सफलताएं देखी गई है वो महिलाओं के समूह पर देखी गई है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप रहता है तो वो महिलाओं का के नाम पर रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिला का ही हो सकता है, पुरुषों का भी हो सकता है और ट्रांसजेंडर का भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर हुई। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, 10 से 15 से महिलाओं का ऐसा समूह होता है जो कि काम करने की इच्छुक है और इनको कार्य नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है जिसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। इन ग्रुप्स को क्या किया जाता है? इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण मतलब इनको नई नई चीजें सिखाई जाती है। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग। प्रशिक्षण में इनको कौशल विकास, कुछ नई नई चीजें सिखाई जाएगी। सरकार द्वारा इनको अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर दिया जाता है। ठीक है, वहाँ इनको कौशल विकास सिखाया जाएगा, इनको नई नई चीजों से अवगत कराया जाएगा, जैसे कंप्यूटर स्किल। ठीक है, इनको मशीन चलाना सिखाया जाएगा। मशीन कैसी? जो कि कपड़े सिलने की जो मशीन होती है उस प्रकार की। पापड़ बेलना सिखाया जाएगा, एक्सेट्रा। इनको ये कार्य सिखाए जाएंगे। जब इस ग्रुप को ये कार्य आ जाएगा तो फिर इनको क्या दिया जाएगा? इनको माइक्रो फाइनेंसिंग, लघु वित्त उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिर इन लघु वित्त के हेल्प से, इन माइक्रो फाइनेंसिंग से ये क्या करेंगे? अपना स्वरोजगार स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? स्वरोजगार, खुद का कार्य।
ठीक है। जो इन्होंने ये माइक्रो फाइनेंसिंग जो ये पैसा लिया है, इसका जो लाभ है सभी महिलाएं क्रमिक रूप से करेगी। ठीक है, सभी महिलाएं इसका लाभ क्रमिक रूप से, जैसे सपोज करो बैंक से आए कुछ पैसे, उससे एक महिला ने लिया, एक महिला ने अपना कौशल विकास किया और अपना नया सेल्फ एम्प्लॉय, अपना नया कुछ काम स्टार्ट किया, और उस काम से फिर वो अपना जो लोन चुकाएगी वो अदर महिला को दे देगी। फिर इसी प्रकार से जो ये लघु वित्त इनको उपलब्ध कराया जाता है, इसका ये उपयोग होता है वो क्रमिक रूप से करती है। क्लियर हुई बात। और याद रखना माय डियर फ्रेंड, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उन्हीं वही ग्रुप होता है जिन महिलाओं में आपसी लगाव हो, आपसी लगाव इफिनिटी होनी चाहिए इनमें। मतलब कि ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक दूसरे का लाभ चाहता हो, कि हाँ भाई इसका भी लाभ हो मेरा भी लाभ हो, ऐसा नहीं है कि एक का ही हो, हर का लाभ हो, इनमें आपसी लगाव होता है। क्लियर हुई बात। तो ये हमने बेसिक पढ़ा कि सिविल सोसाइटी क्या, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होती है, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये एक सिविल सोसाइटी होती है जो कि 10 या 15 महिलाओं का समूह होता है जो बीपीएल हो, पॉवर्टी लाइन से नीचे हो। क्या ये महिलाओं का ही ग्रुप हो सकता है? नहीं, ये महिलाओं का भी हो सकता है, मेल का भी हो सकता है और ट्रांसजेंडर का भी हो सकता है। इसके जो अत्यधिक सफलता है वो फिलीपींस, कंबोडिया, वियतनाम इत्यादि देशों में देखी गई, जिनमें आपसी लगाव होता है। इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है सरकार के द्वारा, इनको अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उनको कौशल विकास नई नई चीजें सिखाई जाती है। जब ये इन नई चीजों से अवगत हो जाते हैं तो फिर इनको लघु वित्त उपलब्ध कराया जाता है, माइक्रो फाइनेंसिंग उपलब्ध कराया जाता है, जिससे इनका स्वरोजगार का निर्माण, जैसे ये अपना स्वरोजगार करती है। इतनी बात क्लियर हुई। तो हमने इसके मीनिंग के विषय में समझ लिया। अब हम समझते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो विकास कैसे हो, इसका डेवलपमेंट कैसे हो, इसका ओरिजिन पॉइंट कैसे होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में सभी लोगों को पता होना चाहिए, और आप अपने आसपास इस प्रकार का ग्रुप देखते हो जो कि काम नहीं कर रहा और काम करने का इच्छुक हो, तो इनको इन चीजों से अवगत कराना चाहिए। ठीक है, तब तभी तो पढ़ाई का लाभ है। अगर हमारे सामने इस प्रकार का कुछ घटित हो रहा है, या कुछ महिलाओं का जो समूह आप ग्रामीण इलाकों में देखते होंगे, बहुत ही भारी भारी काम करते हैं वे बेचारे, जैसे चिनाई का हो गया, ठीक है, बहुत सारे हैवी वर्क करते हैं, तो उनको इन चीजों से अवगत कराना चाहिए। ये अपना ग्रुप बनाए, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में रजिस्टर्ड हो, और सेल्फ हेल्प ग्रुप में रजिस्टर्ड होकर सरकार से कौशल विकास प्राप्त करो और अपना स्वरोजगार का विकास हो। अब इसके बहुत सारे लाभ है। इंडियन इकोनॉमी पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इंटरनल सिक्योरिटी पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इवन दो सेक्स रेशियो और पॉपुलेशन कंट्रोल पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा अभी हम चर्चा करेंगे। तो अब हम इसके विषय में अब हम देख लेते हैं कि इसका विकास, सेल्फ हेल्प ग्रुप का विकास एवं उद्भव, डेवलपमेंट एंड ओरिजिन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्लियर हुई बात। चलो देखते हैं। 1975 में 1975 में यूएनओ ने फर्स्ट फीमेल समिट आयोजित किया था। 1975 में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। इसके भी 6 वो होते हैं इसके 6 इसके पार्ट होते हैं, हम चर्चा करेंगे यूएनओ के बारे में। यूएनओ ने 1975 में पहला फीमेल समिट, आई मीन महिला सम्मेलन आयोजित किया था। इन्होंने इस समिट में सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जारी किए थे कि भाई हर देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने के लिए और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इनका होना अति आवश्यक है। तो कई कई देशों ने बनाए भी थे सेल्फ हेल्प ग्रुप, और वहां पर बहुत सफल भी हुए हैं। जैसे हम वियतनाम, कंबोडिया, यूएस, यूनाइटेड डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं, वहां पर ये बहुत सफल हुए हैं। ठीक है, और फिर हम बात करें 1976 से लेकर 86 में फर्स्ट फीमेल डिकेड बनाया गया था, पहला महिला दशक आयोजित किया गया था। ठीक है, और भारत में 1985 में
प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के शोध के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक कार्य सौंपा था कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में रिसर्च करके हमें रिपोर्ट बताइए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट चलाया था जिस प्रोजेक्ट का नाम था पायलट प्रोजेक्ट। क्या था? पायलट प्रोजेक्ट। 1985 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेल्फ हेल्प ग्रुप पर शोध करने हेतु पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था। और इस पायलट प्रोजेक्ट की जो शोध करने का जो कार्य था वो माइसोर रिसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी, एक तरह का ये एनजीओ है। ये क्या है? एनजीओ है। एक बार मेरे साथ बोल लो, माइसोर रिसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है। इसके अंतर्गत एक यूनिट थी जिसे हम बोलते थे संघमित्रा। इस संघमित्रा ने जगह जगह पर जाकर महिलाओं से पूछा कि आप मतलब कई महिलाओं के ग्रुप से पूछा कि आपका जो ग्रुप है, क्या आप काम करना चाहते हो? क्या आप ऐसे इस प्रकार के काम करना चाहते हो? काम करने में आपसी लगाव है? समाज कल्याण के लिए कार्य करना है? संघमित्रा ने इस तरह जाकर भारत के कई गांवों में सेल्फ हेल्प ग्रुप की रिसर्च की। और सबसे पहले और इनको अत्यधिक सफलता तमिलनाडु के धर्मपुरी एक गांव है, वहां पर इनको अत्यधिक सफलता मिली थी। इतनी बात क्लियर हुई। तो इन्होंने कहा कि भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप चलना चाहिए। ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि राजीव गांधी के नेतृत्व में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेल्फ हेल्प ग्रुप पर शोध करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया था। और उस पायलट प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी थी माईराडा एनजीओ को दी थी। माईराडा एनजीओ ने जगह जगह पर जाकर सेल्फ हेल्प ग्रुप के डेवलपमेंट की बात की थी लोगों से। ठीक है। और उन्हें लगा था कि भारतीय लोगों में या भारतीय ग्रामीण स्तर की महिलाओं में आपसी लगाव है जो कि एक दूसरे का भला चाहती है। इसलिए भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप होना चाहिए और बहुत ही अधिक मात्रा में सफल होएगा और भारत को इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और मिल भी रहा है। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये इसके थोड़े से विकास की चर्चा थी। यूएनओ ने बोल दिया था पहले, फिर भारत ने भी इस पर निरंतर रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। और भारत में कब आया सेल्फ हेल्प ग्रुप? याद रखना माय डियर फ्रेंड, 1987 में भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप आ गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप भारत में 1987 में आया था। ठीक है। और 1992 को, और जब भारत में जब सेल्फ हेल्प ग्रुप आया तो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यथा एलआईसी, सिडबी, इनसे जोड़ दिया गया था। ठीक है। लेकिन 1992 में सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम, शायद यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। 1992 में, मैं बोल देता हूँ, आप सुन लेना। 1992 में सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम चलाया गया था। इसके तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप था इनको बैंक से जोड़ दिया गया था, जो कि भारत की एक इनोवेशन था भारत के लिए ये। क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप को नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जोड़ा गया था, जैसे एलआईसी होगी, सिडबी होगी। ग्रामीण स्तर की महिलाओं को इनके विषय में इतना जागरूकता कहाँ है, और ये नॉन फाइनेंशियल वाले इनको इजीली लोन भी नहीं दे पाते थे। तो इसीलिए भारत सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम के तहत जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप थे उनको बैंक से जोड़ दिया गया था। इसका मतलब है कि इनको वित्त की जो उपलब्धता है वो बैंक से हुई। इतनी बात क्लियर हुई। ये इसकी उत्पत्ति और उद्भव के विषय में हमने चर्चा की है। ठीक है। अब हम इसकी कुछ केस स्टडीज पर भी बात करते हैं। इस पर बात करेंगे, इसकी केस स्टडी क्या है, फिर हम इसके लाभ के बारे में बात करेंगे कि इसका क्या प्रॉफिट होता है।
होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी और आप क्लास का आनंद ले रहे होंगे, बोर नहीं हो रहे होंगे। हो रहे हो बोर? बोर इन चीजों को दूसरों को तक भी पहुंचाना माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और जितनी चीजें हम खुद सीख कर दूसरों को बताएंगे ना, तो तभी एजुकेशन का फायदा और तभी हमारी नॉलेज बढ़ती है। शेयर व्हाट यू नो, जो तुम जानते हो उसे शेयर करो। एजुकेशन को बढ़ाने का यही तरीका है। सो अब हम बात कर लेते हैं इसकी केस स्टडी के बारे में। इसके केस स्टडी, वैसे तो इसकी बहुत सारी केस स्टडी, लेकिन हम इम्पोर्टेंट पर बात कर लेते हैं। राजस्थान, राजस्थान का हमने शायद नाम सुना होगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टेट है अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, राजस्थान में एक क्षेत्र है जिसे हम कोटा बोलते हैं, जहाँ पर अधिक अधिक बच्चे सुसाइड करते हैं। कोटा में भी एक जगह है कैथून। कैथून गए हो आप? कभी जाओगे ना तो वहां पर देखोगे साड़ी उद्योग है, बहुत ज्यादा साड़ी मिलती है वहां पर। साड़ी उद्योग है वहां पर, कई टाइप की साड़ी मिलती है, जैसे कोटा डोरिया हो गया, कोटा डोरिया, कोटा मसूरिया, इनका नाम सुना है आपने? नहीं सुना? तो एक बार करिए राजस्थान की यात्रा और देखिए इसे। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम कोटा है, जो कि नीट आईआईटी इनकी इंस्टीट्यूट ज्यादा है। बच्चों पर प्रेशर ज्यादा चढ़ता है, बच्चे सुसाइड पर ही है, बच्चे सुसाइड भी यही करते हैं। वहां पर एक जगह है जिसका नाम कैथून है। कैथून में साड़ी उद्योग है, जैसे कि कोटा डोरिया, कोटा मसूरिया। राजस्थान में इन साड़ियों के उत्पादन का जो श्रेय है वो कोटा वुमेन एंड वियर एसोसिएशन, कोटा वुमेन एंड वियर एसोसिएशन, जो कि उनको जाता है। ये क्या, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप। समझे बात को? मतलब कि इन जो साड़ियों का एक्सपोर्ट भी किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, उनमें भी जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का ही है। देखो अब सेल्फ हेल्प ग्रुप कितनी भूमिका निभा रहे हैं। अगर हम इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण कर देंगे तो ये हमारे, मतलब ये कई चीजों का निर्माण भी करेंगे, कई नई नई चीजें का ब्रांडिंग भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो इससे भारत का फॉरेक्स बढ़ेगा। और जब जब भारत का फॉरेक्स बढ़ता है तो रुपीज में क्या आती है, एप्रिसिएशन आती है। बात करेंगे हम इकोनॉमी वाले टॉपिक में। इतनी बात क्लियर हुई? मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। राजस्थान में एक जगह है कोटा, उसमें भी एक जगह कैथून, वहां पर बहुत सारी साड़ी के उत्पादन का जो श्रेय है कोटा वुमेन एंड वियर एसोसिएशन को जाता है, जो कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इतनी बात क्लियर हुई? दूसरी मैं इसकी केस स्टडी की बात करता हूँ। मध्य प्रदेश एक राज्य है जहाँ पर भील कम्युनिटी रहती है। भील जनजाति, शायद आपने सुना होगा। इन भील जनजातियों इन भील जनजातियों की कन्याओं को पढ़ाने का जो श्रेय है वो संपर्क नामक संस्था को जाता है। ये क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। समझे बात को? तीसरी अगर मैं बात करूं, डगर सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इन्होंने बिहार में गया और जोहानाबाद गया और जोहानाबाद में प्रशिक्षण का कार्य किया है। गया और जोहानाबाद में क्लियर हुई बात? डगर ने अगर मैं बात करूं यूपी की, फोर्थ नंबर में लिख देता हूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में प्रधान एक ऐसी सम प्रधान नाम से, ये शायद है उत्तर प्रदेश में प्रधान नाम से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिन्होंने जो कि श्रम आधारित काम करने वाली महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ने का कार्य किया। क्लियर हुई बात? तो ये इसकी कुछ केस स्टडीज थी जिसपे हमने चर्चा की थी। अब हम चीजों को कनेक्ट कर, वैसे भारत में भी ना सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कई प्रयास किए गए, उसके भी देख लो। यूएनओ ने अपनी गाइडलाइंस कब दी थी, 1975 में दी थी, लेकिन जो भारत सरकार थी वे 1967 से ही कार्य में लगी हुई है। देखो मैं कुछ आपका प्रोग्राम के नाम बता देता हूँ। भारत सरकार के क्या क्या प्रयास किए गए थे। भारत सरकार, यूएनओ ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कब बोला, 1975 में, राइट।
भारत सरकार ने 1969 में 1969 में एक ट्राइशम TRYSM ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नामक एक प्रोग्राम लाई थी, जिसके तहत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता था, नई नई चीजें सिखाई जाती थी। और फिर 1979 में ड्वाक्रा डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज ड्वाक्रा डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, इसमें महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ इनको वित्त भी उपलब्ध कराया जाता था। क्लियर हुई बात। फिर इसके बाद जो वाजपेयी गवर्नमेंट आई थी, तो वाजपेयी गवर्नमेंट महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई थी, जैसे स्त्री शक्ति मिशन हो गया, स्त्री शक्ति मिशन शायद आपने सुना होगा इसके विषय में, स्त्री शक्ति मिशन हो गया, ठीक है। और 1999 में स्वर्ण स्वर्ण महिला गारंटी योजना, इसके तहत महिलाओं को नई नई चीजों से अवगत कराया जाता था। और विश्वकर्मा योजना भी लाई गई थी, विश्वकर्मा योजना इतनी बात क्लियर। ये भारत सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए। पहले आए थे ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसके तहत महिला को प्रशिक्षण दिया जाता था। ड्वाक्रा लाई थी डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, जिसमें महिला को प्रशिक्षण के साथ साथ उनको वित्त की भी उपलब्धता कराई जाती थी। और भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं भी लाती है जिससे महिलाओं का विकास हो। ये बात क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं क्या कि भाई ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, ये तो हमें पता लग गया। अब ये क्यों आवश्यक है, चलो इसके क्यों पर भी बात करते हैं। क्यों भारत सरकार इनको प्रमोट कर रही है और इनके होने से क्या होएगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाई, क्यों, देखिए होता क्या था कि जो सरकार सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण हेतु जितनी भी योजनाएं लाती थी, उनका जो लाभ था वो शहरी स्तर की महिलाओं को मिलता था। ग्रामीण स्तर की महिलाओं को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, जिससे ग्रामीण स्तर की महिलाओं का विकास नहीं हो पाया था। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को लाने का मेन मकसद था कि जो ग्रामीण स्तर की जो महिलाएं होएगी, उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए, उनको भी नई नई चीजों से अवगत कराया जाए। तो इसका फर्स्ट जो रीजन था, जितनी भी रूरल फीमेल के डेवलपमेंट के लिए लाया गया था। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि जितनी भी योजनाओं का लाभ था वो शहरी स्तर की महिलाएं ले लेती थी, ठीक है। और दूसरा क्यों लाया गया था कि ग्रामीण स्तर पर हमने देखा गया कि महिलाओं में डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा होते थे। किस वजह से, पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से, इनकम की वजह से। तो ग्रामीण स्तर में जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस थे, उनकी समाप्ति करने के लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को लाया गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत हम महिलाओं का आर्थिक विकास करेंगे, जिससे महिलाएं इकोनॉमिक रूप से क्या होगी, इकोनॉमिक से डिपेंडेंट होगी। और इससे क्या होगा, हमारे देश में प्रोडक्शन में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, जब महिलाएं नया नया कार्य करेगी। तो क्लियर हुई बात। और महिलाओं में क्या होएगा और महिलाओं में कॉन्फिडेंस का भी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि जब महिलाओं को उनको लगेगा कि सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, तो वे भी अपने उत्पादन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो मुख्य रूप से जो मेनली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को लाने का जो कार्य था, वो ग्रामीण स्तर की महिलाओं के विकास के लिए किया गया था और उनको कई योजनाओं से अवगत कराने के लिए। इतनी बात क्लियर हुई। तो अब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के अब हम नए एस्पेक्ट पे बात करेंगे। आई मीन इनको कई कई चीजों से जोड़ के देखेंगे, इसका क्या क्या लाभ होते हैं। अब हम इसके बेनिफिट्स पर भी बात करते हैं, ठीक है। चलिए
अब ध्यान से समझना माय डियर फ्रेंड, अब जो हम समझने चाहे ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम वो जो आज जो अब हम पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है? ध्यान से समझना। फर्स्ट पॉइंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, अगर याद रखो माय डियर फ्रेंड, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप का डेवलपमेंट हो रहा है, इसका विकास हो रहा है, तो क्या होएगा? ग्रामीण स्तर पर क्या होएगा? ग्रामीण स्तर पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार, स्वरोजगार में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्लियर हुई बात? अगर स्वरोजगार का मतलब क्या होता है? अब ही आप ही बताओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप का डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों की क्षमता का निर्माण हो रहा है, लोगों को नई नई चीजों से अवगत हो रहे हैं, तो वे अपना कुछ ना कुछ नया काम स्टार्ट करेंगे, और खुद का जो नया काम स्टार्ट करते हैं उसमें हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ते हैं। तो ग्रामीण स्तर पर क्या होएगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का डेवलपमेंट होएगा रूरल एरियाज में। क्लियर हुई बात? अगर ग्रामीण स्तर पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का डेवलपमेंट होता है तो इससे क्या होएगा? जितने भी ग्रामीण स्तर के लोग थे, ग्रामीण स्तर के लोग थे, उनकी आय में क्या होगी? वृद्धि होगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, और क्या होएगा? गरीबी में क्या आएगी? कमी आएगी, पॉवर्टी में कमी आएगी। क्लियर हुई बात? अगर लोगों की आय बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, तो उस लोग कई कई चीजों की क्या करेंगे? मांग करेंगे, डिमांड करेंगे। किन किन चीजों की डिमांड? अच्छी शिक्षा मिले उनको, अच्छा स्वास्थ्य हो, और अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छी फैसिलिटी मिले। इन सब की पूर्ति करने के लिए इन सब की पूर्ति करने के लिए गांव में इन चीजों की उपलब्धता कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी? गांव जो होएगा वो एक बाजार के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। गांव एक बाजार के रूप में रूपांतरित हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब क्या है इसका? अगर गांव एक बाजार के रूप में रूपांतरित, इसका मतलब है कि गांव में अच्छा स्कूल हो, अच्छा अस्पताल हो, और उनको अच्छी सुविधाएं दी जाए। इतनी बात क्लियर हुई? एक बार मैं रिपीट करता हूँ। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप का डेवलपमेंट होता है तो स्वरोजगार का विकास होएगा, ग्रामीण स्तर पर लोगों की आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो गरीबी में कमी आएगी, और आय बढ़ने से लोग मांग करेंगे अच्छी शिक्षा की, अच्छी स्वास्थ्य की, और अच्छी फैसिलिटी की। ठीक है? इन सुविधाओं का, इन मांग को पूरा करने के लिए गांव जो है एक बाजार के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। मतलब गांव में अच्छा स्कूल होएगा, अच्छा स्वास्थ्य अस्पताल होएगा। इससे क्या होएगा? स्मार्ट विलेज, स्मार्ट गांव बनेगा। क्या बनेगा? स्मार्ट विलेज, स्मार्ट गांव बनेगा। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? चलिए अब हम बात करते हैं, अगर स्मार्ट गांव बन रहा है तो इससे क्या होएगा? अब आप ही बताओ, अगर ग्रामीण स्तर पर अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल जाए हमें, अच्छा स्कूल मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिल जाए, तो जो शहर की तरफ लोगों का पलायन कम होएगा या नहीं होएगा? अभी लोग शहर की तरफ क्यों जाते हैं? ताकि वहां पर हमें अच्छी फैसिलिटी मिले, अच्छा स्कूल मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा काम मिले, सब कुछ अच्छे के लिए जाते हैं। परंतु अगर शहरी चीजों को ही अगर हम ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध करा दे, तो ग्रामीण स्तर पर लोगों का पलायन कम होएगा। होएगा या नहीं होएगा? होएगा। तो शहरी स्तर पर शहरी शहरी स्तर पर पलायन में कमी, मतलब लोग वहां पर जाएंगे नहीं। अगर शहरी स्तर पर पलायन में कमी होता है तो दो चीज होती है माय डियर फ्रेंड। क्या क्या? पहली चीज क्या होगी? शहरी अवसंरचना पर, शहरी अवसंरचना पर जनसंख्या का बोझ कम होएगा। शहरी अवसंरचना पर जनसंख्या कम जाएगी, मतलब शहर में लोग कम जाएंगे। अगर शहर में लोग कम जा रहे हैं तो शहरी सुविधाओं में वृद्धि होगी।
होएगी नहीं होएगी भाई, आप ही बताओ। एक तो बहुत ज्यादा लोग जा रहे थे तो फैसिलिटी कम होती, लेकिन अब कम लोग जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि फैसिलिटी बढ़ेगी। और एक स्लम बस्तियों का विस्तार कम होएगा, स्लम बस्ती का विस्तार कम होएगा, बस्ती का विस्तार कम होएगा। इतनी बात क्लियर है। और फिर क्या होएगा इससे, लोगों का सोशल, लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वस्थ होंगे। तो इससे क्या होएगा, स्मार्ट स्मार्ट सिटी का निर्माण होएगा, स्मार्ट सिटी। एक बार और बताओ, दिमाग में रायता रायता हो गया होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप का अगर डेवलपमेंट होता है मेरे फ्रेंड, तो लोगों का स्वरोजगार का विकास होएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का विकास होता है तो लोगों के ग्रामीण स्तर पर आय में वृद्धि होगी, गरीबी में कमी आएगी। आय में जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग इनकम बढ़ने से डिमांड भी ज्यादा करने लगते हैं। अब जब आप ही खुद सोचो माय डियर फ्रेंड, ग्रामीण स्तर पर लोगों की आय में वृद्धि होगी तो ग्रामीण स्तर के लोग नई नई चीजों की डिमांड करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे अच्छी शिक्षा मिले उनको, अच्छी स्वास्थ्य की उपलब्ध हो, तो फिर इन चीजों की उपलब्धता कराने के लिए गांव एक बाजार में रूपांतरित होएगा, और गांव में ही स्कूल अस्पताल होंगे। और फिर क्या होएगा, स्मार्ट विलेज बनेगा। इससे क्या होएगा, अगर सारी चीजें हमें गांव ग्रामीण लेवल पर मिल जाए तो हम शहर की तरफ कम जाएंगे, जिससे हमारे पास शहरी सुविधाओं में वृद्धि ज्यादा होएगी। शहरी फैसिलिटी भाई, किसी शहर की कैरिंग कैपेसिटी से अगर कम पॉपुलेशन, आई मीन ऑप्टिमम पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियस है कि वहाँ की फैसिलिटी में इंक्रीजमेंट होएगी। फैसिलिटी इंक्रीजमेंट हो रही है तो क्या होएगा, स्मार्ट सिटी का निर्माण होएगा। इसीलिए इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री का कहना है, स्मार्ट सिटी बनाने से पूर्व स्मार्ट गांव बनाइए। जब स्मार्ट गांव बनेंगे, शहरी चीजें ही अगर हमें ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध होएगी तो लोग शहर की तरफ कम पलायन होएंगे, जिससे शहरी सुविधाओं में वृद्धि होएगी और शहर स्मार्ट सिटी बनेगी। इतनी बात क्लियर हुई। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप का फायदा, सेल्फ हेल्प ग्रुप से स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज भी बन सकते हैं। क्लियर हुई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ाता है। चलिए, ये आपने उतार लिया होगा शायद। एक लाइन में अगर मैं जवाब दूं क्या, एक लाइन में, एक लाइन में सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो स्मार्ट गांव है या नहीं। स्मार्ट विलेज है तो स्मार्ट सिटी है। क्लियर हुई बात। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की, स्मार्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगर भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का ज्यादा डेवलपमेंट होता है तो इससे क्या होएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार का निर्माण होएगा। स्वरोजगार का निर्माण होएगा तो लोगों की पॉवर्टी में क्या आएगी, गरीबी में क्या आएगी, कमी आएगी। अब जब लोगों की कमी में कमी, अगर जब लोगों की पॉवर्टी में कमी आएगी तो लोग क्या करेंगे, गरीबी में कमी आएंगी तो लोग डिमांड करेंगे चीजों की, उनको भी अच्छी अच्छी चीजें मिले। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, सपोज करो अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो वैसे इनकम क्या हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रही है, आय बढ़ रही है। आय बढ़ने से लोग डिमांड करेंगे और उस डिमांड को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होएगा या नहीं होएगा। और इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्शन होएगा या नहीं होएगा। और ये दोनों किसको प्रमोट करेंगे, हमारी जीडीपी को। जीडीपी बढ़ी तो इसका मतलब क्या हुआ, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ा। ये बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रही है। इतनी बात क्लियर हुई।
जब लोगों की पॉवर्टी में कमी आएगी तो जो लोग होंगे, गरीबी में कमी आएगी तो लोग अच्छी शिक्षा, अच्छा एजुकेशन चाहेंगे, अच्छे एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य पर। क्लियर हुई बात? जब लोगों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी और अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अगर लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है तो लोगों के दिमाग में क्या आएगा, नवाचार का विकास होएगा या नहीं होएगा, क्रिएटिव इनोवेशन। और जब अच्छी हेल्थ होएगी तो लोग क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो स्वस्थ और लोग होंगे वो क्या करेंगे, उत्पादन में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। और नवाचार से भी क्या होएगा, जॉब क्रिएट होएगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होएगी, जॉब क्रिएट होएगी। और जॉब क्रिएट होने से हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ में इंक्रीजमेंट होएगी। इतनी बात क्लियर हुई? मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार और। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलपमेंट होता है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आई मीन सेल्फ एम्प्लॉयर, स्वरोजगार का निर्माण होएगा। इससे गरीबी में कमी आएगी, लोगों की डिमांड में वृद्धि होएगी, डिमांड में इंक्रीजमेंट होएगी तो उतनी ही मात्रा में इन्वेस्टमेंट होएगा, प्रोडक्शन होएगा। और इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन होने से क्या होएगा, लोग ज्यादा से ज्यादा, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन होने से लोग ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को उत्पादन करेंगे और जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी। ये बात क्लियर हुई? और पॉवर्टी में कमी आएगी तो शिक्षा और स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और उत्पादन बढ़ेगा। और ये दोनों कहीं ना कहीं किसको बढ़ा है, इस चीज को बढ़ा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के डेवलपमेंट से देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रोमोट हो रही है। इतनी बात क्लियर हुई? अब हम चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वो सेक्स रेशियो, लिंगानुपात और जनसंख्या को कैसे नियंत्रण करता है। सबसे पहले तो आप समझो लिंगानुपात होता क्या है, जिसे हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। लिंगानुपात इसका सीधा सा मतलब होता है कि प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या कितनी है। ठीक है, 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या, इसी को हम बोलते हैं लिंगानुपात। इतनी बात क्लियर हुई? इसमें वृद्धि करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, हमें दो कार्य करने होंगे। कौन कौन से, अगर इसमें हम सोचते हैं हम इसमें वृद्धि हो, एक तो क्या करना होगा, हमें जितने भी मातृ मृत्यु है, मातृ मृत्यु दर में कमी, और जो मादा, ये मातृ है या इसे भ्रूण भी बोल सकते हैं, भ्रूण, भ्रूण मृत्यु दर में कमी। और जो मादा मृत्यु दर है उसमें कमी, उसमें हमें कमी करनी होगी। मादा मृत्यु दर में कमी कैसे करें, इसका मतलब क्या है, मतलब भ्रूण मृत्यु दर में कमी, भ्रूण का मतलब, भ्रूण किसे बोलते हैं, एम्ब्रियो। जो मादा होती है, जो फीमेल होती है, उसके पेट में जो बच्चा होता है उसे हम भ्रूण बोलते हैं। अब आज भी कहीं, पहले के समय में ज्यादा होता था ये, लेकिन आज भी कहीं कुछ ग्रामीण इलाकों में होता है। अगर पता लग जाए, अब वैसे तो सरकार ने ये बैन कर दिया, इम्यूनोस्पेटोसिस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी महिला के पेट में लड़की है तो उसका एबॉर्शन करा दिया जाता था, जिसे हम बोलते थे भ्रूण मृत्यु दर, मतलब भ्रूण मृत्यु दर में कमी आए। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। और मादा मृत्यु दर में कमी, जो फीमेल को, बच्चे को डिलीवरी करते वक्त उनकी मृत्यु में भी ज्यादा ज्यादा मृत्यु होती थी पहले के समय में, क्योंकि संस्थागत प्रसव था नहीं, गर्भ निरोधक शिशु रक्षा थी नहीं, और पोषण। इसके क्या क्या रीजन है, बाल विवाह, आज भी कई इलाकों में बाल विवाह होता है। बाल विवाह होने से
जो फीमेल होती है उनकी लाइफ को ज़्यादा खतरा हो जाता है। कैसे? सपोज करो आप 14 साल में किसी महिला की शादी करा दी गई है और 15 वर्ष में उसको बच्चा हो रहा है। जब से वो बच्चे को डिलीवर करेगी तो उसकी बॉडी के अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और खून की कमी होने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बाल विवाह में वृद्धि होने से भी मादा मृत्यु दर जो फीमेल के वो बच्चे को डिलीवरी करते हो इनकी मरने की संख्या ज्यादा है। तो बाल विवाह इसका एक रीजन है। और क्या है? संस्थागत प्रसव नहीं होता है। संस्थागत प्रसव मतलब इंस्टीट्यूशनल रूप से डिलीवरी नहीं की जाती। आज भी कई ग्रामीण इलाकों में ये महिलाओं को बच्चे की डिलीवरी करते वक्त अपने आप ही मतलब इंस्टीट्यूशनल रूप से नहीं किया जाता है। और गर्भ निरोधक असुरक्षा, गर्भ निरोधक इनसिक्योर रूप से गर्भ निरोधक होना, क्लियर हुई बात? गर्भ निरोधक असुरक्षा। और क्या हो सकती है इसके? बाल विवाह होगी, संस्थागत प्रसव होगा, गर्भ निरोधक असुरक्षा हो गई, और पोषण, पोषण स्तर में कमी, पोषण स्तर में कमी, क्योंकि जो फीमेल प्रेग्नेंट होते हैं उसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पाते, उस वजह से भी कमी होती है। इतनी बात क्लियर हुई? अब हम बात करते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इसको कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए। अब देखो मेरे फ्रेंड, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप का विकास होता है, इसका डेवलपमेंट होता है, तो क्या होएगा? पहली बात तो ये कि मैं अगर मैं वुमेन लिख देता हूँ यहाँ पर, चलो सेल्फ हेल्प ग्रुप लिख देता हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप का डेवलपमेंट होता है मतलब वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का अगर विकास हो रहा है, इनका क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हुई है ना? अगर कोई महिलाएं मतलब कि इकोनॉमिक रूप से इंडिपेंडेंट है तो वे क्या होगी? महिलाएं अगर आर्थिक रूप से सशक्त है तो पारिवारिक निर्णयों में, परिवार के हर डिसीजन में उनकी पार्टिसिपेशन होगी या नहीं होगी? होगी। हमें आप भी खुद ही समझो, अगर घर में महिला भी कमाती है पुरुष भी कमाते हैं तो क्या होएगा? महिलाओं से पुरुष जो होएगा हर कार्य अपनी महिला महिला से पूछ के करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि भैया जी घर की इकोनॉमी में तो दोनों का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इससे क्या होएगा? महिलाओं अगर आर्थिक रूप से सशक्त है तो इनकी प्रजनन स्वायत्तता, प्रजनन स्वायत्तता मिलेगी इनको। प्रजनन स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? कि कितने बच्चे पैदा करने हैं, इसकी चाहत मतलब कि कितने बच्चों को जन्म देना है नहीं देना है, ये डिसाइड्स मैं करूंगी। ठीक है, महिलाओं का कहना है कि हमें प्रजनन स्वायत्तता मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों को पैदा करने में पुरुष की भागीदारी मतलब कम समय के लिए होती है। पालना तो महिला को होता है, 9 महीने कोख में रखती है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से ये ये होएगा। अगर महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण होएगा, इकोनॉमिक रूप से इंडिपेंडेंट होएगी, तो ये क्या होएगा? इनमें कुपोषण, कुपोषण में कमी आएगी। ओवैसे यार महिला के पास पैसे रहेंगे तो अच्छी अच्छी चीजें खाएगी। ठीक है, इससे क्या होएगा? जो महिलाएं होगी अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य और स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च करेगी, ज्यादा एक्सपेंडिचर, ज्यादा खर्च। कितनी बात क्लियर हुई? अगर महिलाएं शिक्षित होएगी, महिलाओं का शैक्षणिक विकास होएगा
ऑब्वियस है कि बाल विवाह में कमी आएगी। फिर जब महिलाएं आर्थिक रूप से पढ़ लिख लेगी तो क्यों बाल विवाह करेगी? बाल विवाह में कमी आएगी और क्या होएगा? बाल विवाह में कमी आएगी और महिलाओं का शैक्षणिक विकास होएगा। शैक्षणिक विकास होएगा। शैक्षणिक विकास होएगा। क्लियर हुई बात? और ये जो सारी चीजें हैं ये प्रमोट किससे कर दिया? मतलब कि मादा मृत्यु दर में क्या होगी? कमी होगी। मादा मृत्यु दर में कमी आएगी। क्लियर हुई बात? ठीक है। और इससे हमारा जो सेक्स रेशियो होगा वो इंक्रीजमेंट होएगा ही होएगा। इतनी बात क्लियर हुई? और क्या होएगा? अगर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो जो महिलाएं होती है अपने कैरियर के प्रति जागरूक होगी। कैरियर के प्रति जागरूक होगी। अगर महिलाएं कैरियर के प्रति जागरूक होगी तो ऑब्वियस है कि बाल विवाह में क्या आएगी? कमी आएगी, जो कि ये भी सेक्स रेशियो को बढ़ाएगा, लिंग अनुपात को बढ़ाता है। इतनी बात क्लियर हुई? सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में हमने बात कर ली थी कि वुमेन सेल्फ हेल्प का जब डेवलपमेंट होता है तो जो महिलाएं होते हैं वो इकोनॉमिक रूप से अपने आप पर इंडिपेंडेंट रहती है। फिर इससे प्रजनन स्वायत्ता मिलती है, उनके कुपोषण में कमी आती है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ज्यादा खर्च करती है। ठीक है, ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की ही देन है। क्लियर हुई बात? तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा। मैंने कहा था कि मैं चीजों को कनेक्ट करके बताऊंगा, तो आज हम कनेक्ट करके ही इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वो इंटरनल सिक्योरिटी में कैसे लाभदायक होता है। चलो इससे रिलेटेड एक और बात कर लेते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ये पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करता है, जनसंख्या को कैसे नियंत्रित करता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करता है। देखो ध्यान से, सेल्फ हेल्प ग्रुप होएगा अगर इसका डेवलपमेंट हो रहा है तो सबसे पहली बात तो पॉवर्टी में क्या आएगी? कमी आएगी। इतनी सी बात क्लियर हुई? अगर गरीबी में कमी आ रही है, महिलाओं का आर्थिक रूप से क्या हो रहा है? वे इकोनॉमिक रूप से इंडिपेंडेंट हो रही है। इकोनॉमिक रूप से डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट सॉरी, इकोनॉमिक रूप से इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर महिलाओं को पैसों की जरूरत नहीं है तो वे क्यों अपने पतियों पर पैसों के लिए निर्भर रहेगी? खुद कमा रही है तो खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। जब महिलाओं इकोनॉमिक रूप से इंडिपेंडेंट होएगी तो ऑब्वियस है कि पारिवारिक निर्णयों में इनकी भागीदारी ली जाएगी, और जब पारिवारिक निर्णयों में इनकी भागीदारी ली जाएगी तो इनको प्रजनन स्वायत्ता मिलेगी। प्रजनन स्वायत्ता मिलने से फीमेल रिप्रोडक्शन आई मीन रिप्रोडक्शन ऑटोनॉमी मिलने से क्या होएगा कि मतलब प्रजनन स्वायत्ता मैंने आपको बताया था कि कितने बच्चे पैदा करने हैं, इसके जो ओ, इसकी मतलब प्रजनन स्वायत्ता का मतलब मैंने आपको बताया है। प्रजनन स्वायत्ता मतलब कितने बच्चे पैदा करने हैं कितने नहीं करने हैं, इसमें फीमेल का भी पार्टिसिपेशन रहेगा। तो ऑब्वियस है कि फीमेल कम बच्चे पैदा करने चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक रूप से इंडिपेंडेंट है, कहीं पर कार्य कर रहे हैं तो बच्चे पैदा करने की चाहत कम होगी। बच्चे पैदा करने की चाहत कम, जब चाहत कम होगी तो कहीं ना कहीं जनसंख्या पॉपुलेशन कम होगी। ठीक है, क्योंकि आज भी गरीब वर्ग में लोग क्या सोचते हैं, एक गरीब वर्ग की क्या सोच है, मैं 1,000 रुपये कमाता हूँ, अगर मेरे 10 बच्चे होंगे तो सब 1,000 रुपये कमाएंगे, तो घर में इनकम आएगी 10,000 रुपये। गरीब वर्ग की सोच है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ग्रामीण स्तर पर जो वर्ग गरीब स्तर के जो लोग गरीब होते हैं उनको ज्यादा बच्चे इसलिए ही होते हैं। अब
अब जब गरीबी में कमी आएगी सेल्फ हेल्प ग्रुप के डेवलपमेंट से, क्या आएगी, गरीबी में कमी आएगी। तो बच्चे तो पैदा कम करेंगे, ठीक है, और क्या आएगी, अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा बल देंगे। इतनी बात क्लियर हुई। गरीबी में कमी आने से एजुकेशन और हेल्थ पर ज्यादा बल देंगे। एजुकेशन से क्या होएगा, लड़कियों के नामांकन में वृद्धि होगी, तो लड़कियां स्कूल में जाएगी और उनका अच्छा हेल्थ रहेगा। जितनी भी गर्ल्स होएगी वे स्कूल में जाएगी, स्कूल में जाने से एक शिक्षित होएगी, क्या होएगी, शिक्षित होएगी, और शिक्षित होएगी तो बाल विवाह में क्या आएगी, कमी आएगी, आएगी। बाल विवाह में कमी आने से क्या होएगा, इनका शिक्षित होने से तो क्या होगा, इनका शैक्षणिक विकास हो गया। अब शैक्षणिक विकास हो गया तो जो पढ़े लिखे जो महिलाएं होती है वे ज्यादा बच्चे पैदा करने की चाहते हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी है तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ तो कार्य करेगी ही, कोई ना कोई जॉब में सेटल होएगी। तो ये भी क्या होगी, आर्थिक रूप से सशक्त होएगी, इकोनॉमिक रूप से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होएगी, ठीक है। और ये अच्छा इनको हेल्थ मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, तो इनके दिमाग क्या आएगा, नवाचार का विकास आएगा, और नवाचार के विकास आने से ये जॉब क्रिएटर बनेंगे, ठीक है। अब इन सब चीजों के होने की वजह से कौन 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 चाहेगा कि हम 9 महीने बच्चों को मिले, तो आई मीन कहने का भाव ये है कि ये जितने भी सारे फैक्टर है, बाल विवाह में कमी आना, जॉब क्रिएटर होना, ये कहीं ना कहीं क्या करेंगे, और ये जितने भी ये फैक्टर है ये कहीं ना कहीं क्या करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण करेंगे ही करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण। क्लियर हुई बात, ठीक है। इस प्रकार से अब मेरे क्लास टॉपिक बच गया है, फिर उसके पश्चात हम इसकी कुछ चैलेंजेस पर भी बात कर लेंगे और सरकार के द्वारा क्या क्या समाधान किए गए, फिर हम वीडियो को फिनिश करते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड ये कैसी इंटरनल सिक्योरिटीज को के लिए वरदान साबित होता है। मैंने पहले कहा था कि मैं सारी चीजों को कनेक्ट करके बताऊंगा, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है और हो भी रहा होगा, लेकिन चीजें सारी बताई जा रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्सेस इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा को कैसे प्रभावित। इंटरनल सिक्योरिटी का सीधा सा मतलब है कि क्या लोग जो है वो लॉ का पालन करें, कानून का पालन करें, कानून नहीं तोड़े। टेररिज्म, नेक्सलिज्म, सेपरेटिज्म इनकी समस्याएं नहीं। क्लियर हुई बात, मोटा मोटा आइडिया यही रखो। अच्छा, इंटरनल सिक्योरिटी क्या होता है वो कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का डेवलपमेंट होएगा तो सबसे बड़ी बात तो है कि पॉवर्टी में कमी आएगी। अधिकतर लोग गरीबी की वजह से नक्सलिज्म, नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। जब लोगों की गरीबी ही कम होएगी तो वे क्यों जाना चाहेंगे वही नक्सलिज्म में, नहीं जाना चाहेंगे। तो इससे क्या होएगा, ऑर्गेनाइज क्राइम। आपने एक मूवी देखी होगी जवान, जवान मूवी में जो शाहरुख खान के साथ जितने भी वे कार्य कर रहे होते हैं तो वे कहीं ना कहीं गरीबी से वंचित ही वर्ग के लोग थे। क्लियर है बात, जब उनकी गरीबी को हटा देंगे तो क्यों ऑर्गेनाइज क्राइम में जाएंगे, ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या होगी, कमी आएगी। हिंदी बात क्लियर हुई। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया और एनजीओ मिलकर, ये दोनों मिलकर जितनी भी टेररिज्म, नक्सलिज्म, सेपरेटिज्म गतिविधियों में लिप्त लोग हैं इनके प्रति जागरूकता फैलाएंगे, ठीक है। आई मीन इनको कम करने की जागरूकता फैलाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब जब ऑर्गेनाइज क्राइम में कमी हो जाएगी तो ऑब्वियस है कि तस्करी, ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग जितने भी ड्रग सप्लाई होती है, जितने भी वेपन सप्लाई होते हैं, इनमें क्या आएगी, कमी आ जाएगी। और इन सब में कमी आने से क्या होएगा,
इंटरनल सिक्योरिटी सही बनी रहेगी, हमारे देश में आर्थिक सुरक्षा की चुनौती नहीं होगी। बात क्लियर हुई? तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके सामने क्या क्या चैलेंज है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्या क्या हमने लाभ बताए। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बहुत सारे लाभ हैं, देखा आपने कैसे कैसे, एक बार मैं रिवाइव करा देता हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो स्मार्ट, बोलो भाई, स्मार्ट विलेज है, और क्या है, स्मार्ट सिटी है। ये बात क्लियर हुई? अगर ये है तो ये है इकोनॉमिक ग्रोथ है, अगर ये है तो सेक्स रेशियो, और बोलो पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल, और ये है तो इंटरनल सिक्योरिटी। क्लियर हो गई बात? देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप के होने की वजह से ये चीजें हो रही है भारत में, समझ में? अब हम समझ लेते हैं कि इनके सामने क्या क्या चैलेंजेस है। चैलेंज समझते हैं, इनके सामने चुनौती क्या है। सबसे पहली चुनौती तो यही है कि इनको वित्त की कमी है। चैलेंज, देखिए किन किन चीजों का चैलेंजेस फेस कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सबसे पहले फाइनेंस, वित्त की कमी है इनके पास। किसकी कमी है? वित्त ही नहीं है। और दूसरा, सेल्फ हेल्प ग्रुप जितनी भी ब्रांड बनाते हैं, जितनी भी ब्रांड मतलब नई चीजें बनाते हैं, इनका अधिक विस्तार नहीं हो पाता ग्रामीण स्तर पर खासकर। तो जो ये चीज बनाते हैं ब्रांडिंग, नई चीजें बनाते हैं, इनका एक्सपेंडेशन ज्यादा नहीं हो पाता। इतनी बात क्लियर है? और जो बैंक होते हैं इनको वित्त देने से कतराते हैं, बैंक द्वारा इनको वित्त नहीं दिया जाता सही रूप से। और एक तो इनको जागरूकता का स्तर कम है, महिलाओं में इनके प्रति जागरूकता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। और सरकार और इनमें अपरिचित महिलाओं का समूह भी देखने को मिला है, कहीं पर अपरिचित महिलाएं आ जाती हैं। और तो और हमारे भारत में कुछ सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियां भी है, जैसे आज भी भारत में घूंघट प्रथा है। घूंघट प्रथा आपने शायद देखा हो, घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा। अभी तुम ही बताओ भैया, कोई भी मतलब कि बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं, फीमेल ऑफिसर्स, वे भी अब ग्रामीण ग्रामीण संस्कृति की तरफ से, आई मीन गांव में कल्चर बना दिया गया है कि जो भी कोई महिलाएं होएगी वो अपना घूंघट पर्दा पर्दा करेगी। इसकी वजह से क्या होता है, अब तुम ही बताओ माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप में कोई फीमेल है, उसको कोई नई चीज एजुकेट, कोई नया ट्रेनर ट्रेन कर रहा है कोई चीजें, और वो घूंघट में उसके साथ आई टू आई कांटेक्ट से बात ही नहीं कर रही है, तो ऑब्वियस है कि उसको सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, घूंघट पड़ता पड़ता है। और क्या चुनौती है? और भारतीय समाज एक पितृत्वात्मक समाज होना, क्या मतलब भारत का एक पितृ, मतलब कि भारत में आज भी पुरुषों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। वे सोचते हैं कि महिलाएं महिलाएं क्या करेगी, ठीक है, इनको ताने दिया जाता है बहुत ज्यादा। क्लियर हुई बात? और महिलाओं में ये इसके सामने कुछ चैलेंजेस है, और महिलाओं में जागरूकता का स्तर भी ऑब्वियस है क्या, कम ही है। ये इसके सामने कुछ चैलेंजेस है जिस पर हमने बातें की थी। क्लियर हुई? अब इसके चैलेंज, इसका समाधान क्या है भाई? समाधान यही है कि क्या, इनको वित्त नहीं है तो वित्त से मतलब वित्त प्रोवाइड किया जाए, मतलब बैंक की और सेल्फ हेल्प ग्रुप की मीटिंग की जाए, इनके ब्रांड का विस्तार किया जाए, जागरूकता फैलाई जाए, घूंघट प्रथा प्रथा पर्दा प्रथा को रेगुलेट किया जाए। क्लियर हो गई बात? और पितृत्वात्मक, आई मीन सेल्फ हेल्प ग्रुप में वुमेन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में पुरुषों का भी नेतृत्व होना चाहिए, आई मीन पुरुष भागीदारी भी होनी चाहिए। क्लियर हुई बात? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में कंप्लीटली बातें कर ली है, ऑल अबाउट इन वन वीडियो। इससे रिलेटेड
और आपको कहीं बताया भी नहीं जाएगा। जितने हमने इस पे बात की, कंप्लीटली बातें की है, हर चीज़ों को अपने कनेक्ट कर करके पढ़ा है। इसके सामने सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, इसके कॉन्सेप्ट कैसे आया था, भारत में इसके लिए क्या-क्या प्रयास किए गए थे, इसकी केस स्टडीज़ क्या थी और ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनल सिक्योरिटीज़ को कैसे-कैसे प्रमोट करती है, हमने कंप्लीटली इस पर चर्चा की है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, एनजीओ के बारे में पढ़ेंगे, उस पर भी हम ऐसे ही बातें करेंगे, डिटेल से बातें करेंगे, चीज़ों को कनेक्ट कर कर पढ़ेंगे। जब तक आप वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस फैलाते रहिए, अवेयरनेस को एक्सपेंड करते रहिए। जो आपने आज कुछ पढ़ा है, उसको समझा है इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवगत कराया जाए, जिससे लोगों की सोच में सोच में सुधार हो। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।